करके आए हो ना सब? ठीक है, हमें करना क्या है, 5 बॉन्ड्स मिलने हैं। जब भी हमें 2D स्ट्रक्चर गिनना हो 5 बॉन्ड्स मिलने हैं और प्लस रिंग कितनी है वो गिनना है। 5 बॉन्ड प्लस रिंग। अब इसमें डबल बॉन्ड है, एक 5 बॉन्ड 5 और कोई रिंग नहीं है तो 2। इसमें ना 5 बॉन्ड है ना रिंग है तो 0। इसके अंदर 3 5 बॉन्ड प्लस 1 रिंग, टोटल 4। मतलब ये आ रहा है ना सबको करना, मतलब एक नई नजर में देख के हो जाता है विद इन 2-3 सेकंड्स, है ना? वो कैपेबिलिटी करनी है। 3 1 2 पाई बॉन्ड्स तो 2। ना इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, एक साइनाइड में 2 पाई बॉन्ड्स हैं, टोटल कितने हैं? 6 6 2 12, 4 2 8 प्लस एक इसमें डबल बॉन्ड आएगा 9। इसमें 4 प्लस 2 पाई बॉन्ड 6। HCOOH में एक C डबल बॉन्ड हो है तो 1। पीएच फिनाइल वाली रिंग में होते हैं 4। फिनाइल रिंग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है 4। तो 4 4 16 प्लस 1 इसका 1 इसका मैं कैसे कह रहा हूँ, C2PH4 है, मतलब ये किस फॉर्म में है? C2H4 जैसा है, दिख रहा है C2H4 जैसा कि एक बॉन्ड से पीएच रिंग जुड़ी होगी तो C2H4। C2H4 में एक पाई बॉन्ड होता है क्या? PH2 8 8 प्लस इधर 2 होंगे 10। 2 पीएच रिंग मतलब 8। और C ये किस फॉर्म में है? C2H2 जैसा है, किसके जैसा है? C2H2 जैसा। तो 2 पाई बॉन्ड्स इधर होंगे प्लस 8 इधर। CH3COOH में यहां पे 1 आएगा। जल्दी से टैली करो, सही है ना? किसकी 24 में से 3 से ज्यादा गलतियां किसकी थी? 3 से कम थी सबकी। गलतियां कितनी थी? कितनी गलतियां थी तंशिका? बाकी ठीक है। कितनी गलतियां हुई? हाँ तीनों, 1 4। क्यों? कौन से क्वेश्चन में गलती हुई? इधर वालों में स्ट्रक्चर नहीं बनाया था पहले। गलती होने का रीजन? ओके, पीएच क्या है हमेशा ध्यान रखना है, बेंजीन रिंग अटैच्ड है। बेंजीन, ये बेंजीन रिंग होती है, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। अगर इस हाइड्रोजन की को यहां से रिमूव करके इस रिंग को किसी और से अटैच कर दें तो इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल। पीएच, फिनाइल रिंग। CPH4 इसमें क्या है, एक ही कार्बन पे चारों फिनाइल रिंग्स है।
इस रिंग का 4 4 4 4 16 C2PH6, ये शायद रिपीट है क्या, 2 कार्बन 4 4 4 6 4 जा 24, इधर टोटल कितनी पीएच रिंग है, 1 2 3 4 5 6 और एक ये बीच में 7, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 7 4 जा 28, 7 इंटू 4। इधर इस रिंग इन तीनों का 4 4 4 4 और इसका 1 होगा और इसका 1 होगा, तो 14। फिर इधर फिनाइल रिंग का 4 + 1 5, सेम इधर 4 4 4 12 प्लस इसका 2 और इसका 2 16 17 18। नेक्स्ट था 3D स्ट्रक्चर। इसका तो हमने निकाला था क्यूबेन का 5। अब क्यूबेन का 5 याद है तो उससे ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे पीएच कितने 8, तो ये तो 4 8 जा 32, तो यहाँ से हो गया प्लस 5 हो गया क्यूबेन का 37। फिर ऐसे ही सिमिलरली इसका निकालोगे तो एक सबसे लीस्ट गलती वाला मेथड कौन सा था कि कार्बन गिन लो कितना आए थे इसमें 7, और फिर हाइड्रोजन गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और है, दो और है 1 2 3 4 5 10 11 12। इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन बनाया था, ये 7 कार्बन का अल्केन कौन सा होता है, तो C7H16। कितने का गैप आया 4 हाइड्रोजन्स का, तो 4/2, आंसर इज 2। है ना, देख भी सकते हो कि एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से ये टूटेगा, दूसरे से तब क्या बचा, बस ये एक रिंग बची, दूसरे से ये टूट जाएगा। इसके अंदर सेम 1 2 3 4 कार्बन, हर कार्बन जुड़ा हुआ है एक और हाइड्रोजन से, 3 कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन C4H10, हाइड्रोजन्स का डिफरेंस 6/2 3। क्यूबेन का हमें पता है 5 होता है, फिर इसका 2 इसका 2 इसका 4 एंड इसका 4 17। अब इसका हमने निकाला 3, इसी पे क्या लगे हुए हैं 4 pH लगे हुए हैं, तो 16 + 3 19। क्या किया हमने 4 × 4 + 3, इसका 3 है। फिफ्थ नंबर ऑफ कार्बन 6, हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, हर कार्बन और एक हाइड्रोजन बचेगा, तो C6H6 करस्पॉन्डिंग अल्केन C6H14। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आया 8, 8/2। इधर 6 कार्बन है और कोई हाइड्रोजन नहीं है, सारे कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड्स है। इसका अल्केन बनाएंगे तो C6H14, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आया 14 हाइड्रोजन बाई 2 7। ठीक है, इतना आंसर चल लिखोगे। है ना। अब ये थर्ड मेथड किसके लिए है, कभी भी तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो
डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो, है ना। अब ये ABCDE क्या है ये याद कैसे रखोगे कि हमें पता है हाइड्रोकार्बन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर उसके बाद में कार्बन के बाद वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन आता है तो सारे हैलाइड्स, है ना, CaHbNcOdXe। ये ABCD क्या है, एटॉमिसिटी इन सब की। कार्बन की एटॉमिसिटी ये है, कितने एटम्स हैं कार्बन के वो A है, हाइड्रोजन के कितने हैं वो B है ना। जैसे अगर इस वाले में अप्लाई करना हो तो 4 क्या हो गया A, H क्या हो गया B। हमारा फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DOU इक्वल्स टू A+1 माइनस B माइनस C प्लस E बाय 2। A की वैल्यू क्या है 4+1 माइनस करोगे B की वैल्यू 6, C भी 0 है E भी 0 है बाय 2। तो 4+1 5 माइनस 3, आंसर इज 2। नॉर्मल एक तरीका और है, अगर ये फॉर्मूला भूल जाओ तो, कि C4H6 का कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, C4H6 का कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे उन सबका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम आएगा, है ना। आइसोमर्स यही तो होते थे कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। C4H6 का कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, जैसे एक मैं ये बना देता हूँ C4, ये एक C4H6 है, ये एक C4H6 है, ये भी एक C4H6 है, ये भी एक C4H6 है, ये सब C4H6 है। इन सबका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम आएगा, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या नोटिस करी कि अब कोई भी आइसोमर है, आइसोमर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो, इन सबका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम आता है ना। तो जैसे अगर तुम्हें आइसोमर्स बनाने हैं और क्विकली एक ग्लांस में देखना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो क्या करो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सबका मैच होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। जैसे इसका ये C4H6 बना, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है इसमें, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, तीनों C4H6 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डायग्राम से निकालोगे तो क्या आएगा 2, 2 पाई बॉन्ड्स 2, 2 पाई बॉन्ड्स। तो चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो चाहे स्ट्रक्चर हो, आंसर सेम आएगा। जैसे C6H6 है, ये किसका फॉर्मूला है, बेंजीन का, तो क्या आना चाहिए आंसर 4। फॉर्मूले से निकालो, A क्या हो गया हमारा 6, B हो गया हमारा 6, तो A+1 माइनस B माइनस C माइनस E बाय 2, तो 7 माइनस 3 4। ठीक है, इसी तरह जैसे मान लो इसका थर्ड का करना है, तो थर्ड में ए क्या आ गया हमारे पास 2, B आ गया 5। अब नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी इज 1, नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं लगा मतलब क्या है 1। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, वैसे देखो ऑक्सीजन का तो फॉर्मूले में काम ही नहीं है, ऑक्सीजन का फॉर्मूले में काम नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं D इज इक्वल्स टू 1।
फॉर्मूला ए प्लस वन माइनस बी माइनस सी प्लस ई बाय टू। ए की वैल्यू पुट करोगे 2 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 0 बाय 2। क्या डी का जरूरत नहीं है, जो भी बायोवेलेंट एलिमेंट आएंगे उनकी कोई जरूरत नहीं है। सी C60 फुलरीन पढ़ा था हमने पहले, बकमिनिस्टर फुलरीन, वही है। फोर्थ का निकालो, फिफ्थ का निकालो, सिक्स्थ का निकालो। इसको 4 मत लिख लेना, ये 1 है। सबको क्लियर है करना क्या है? किसी को डाउट है कर क्या रहे हैं? हाँ तो x क्या हो जाएगा? x क्या है? सारे हेलोजन्स, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 3 4। हो भी गया तुम्हारा? बड़े तेज हो यार, या बाकी स्लो है?
क्या? हाँ, वही भी देखो नेगेटिव कैसे होगा। सही आए हैं? हो गए क्वेश्चंस? सेम मेथड है, सेम सेम जो हम क्या कर रहे थे, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बेस्ड किया था। ये क्या है? ये लॉजिक बेस्ड है। हाँ, सेम फॉर्मूले को लॉजिक से अप्लाई किया है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी मोनोवेलेंट एलिमेंट्स है, मोनोवेलेंट मतलब जिन जो एक एक बॉन्ड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हेलोजेंस, है ना, उसके लिए हमें करना है +1। कैसे, क्या कर रहे हैं हम कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है 4, हर हाइड्रोजन के लिए हमें क्या करना है? +1 +1 +1। जो आंसर आया वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या? टोटल कितना आ गया? 6 आया। अभी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं आया, रुको, ये हाइड्रोजन में ऐड किया है अभी हमने, है ना। अब 6 आया टोटल। इस 6 का क्या करना है? इतने हाइड्रोजन अज्यूम कर लेते हैं। इनको क्या कर लेना है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन अज्यूम कर लेना है। क्या बना हमारा कंपाउंड? क्या बना? C2H6 बना। अब इसका अल्केन बना लेना। क्या किया? नंबर ऑफ हाइड्रोजन को मैं इस तरह से ऐड करेंगे, जितने भी मोनोवेलेंट हैं उसके लिए +1, और उसके बाद उसी को हमारा अल्केन मान के करस्पॉन्डिंग अल्केन निकाल लेंगे, है ना। इसी का करस्पॉन्डिंग अल्केन निकाल लेंगे। C2H6 आया। क्या किया? हाइड्रोजन में को फोड़ लिया, हर मोनोवेलेंट का +1 किया, और इसी का करस्पॉन्डिंग अल्केन बनाया। क्या क्या आएगा? यही आएगा, C2H6। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 0। इसका फॉर्मूला बना के भी देख सकते हो। अगर मुझे C2H4Cl Br, जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, ये मुंह किसका चल रहा है इतना? श्रेयांश, तेरी वजह से हो रहा है आज, ये तू नया आया है इसलिए। सही, ये पीछे मुड़ के बातें कर रहा है, वो तेरे से बातें कर रहा है। तू बातें नहीं कर रहा, पर तेरे को कभी ये बातें कर रहा है, कभी क्या प्रॉब्लम है? ज़्यादा खुशी है आने की? एडमिशन कैंसिल कर दूँ, फ़ायदा हो जाएगा। तेरे एडमिशन कैंसिल करूँगा, ये 3-4 बज जाएंगे। कर रहा था पीछे मुड़ के बात, मना कर दे, नहीं कर रहा था। तेरे से कर रहा हूँ, मना कर दे, नहीं कर रहा था। हाँ, इस क्लास में बस क्लास से पहले टाइम नहीं मिला बात करने का, घर पे टाइम नहीं मिला। ले जा इसको, घर पे ले जा उसको, साथ में रहो। यहाँ पे क्या करोगे? वैसे ही C6 हाइड्रोजन के पास नंबर्स वेरी कर रहे हैं, किसके बेसिस पे? कौन कौन से डेरिवेटिव्स अटैच्ड हैं। जैसे C6H2 फ्लोरीन के लिए +1,
क्लोरीन के लिए +1, ब्रोमीन के लिए +1, आयोडीन के लिए +1। ये सारे क्या है, मोनोवेलेंट, इन सब के लिए +1। तो 2 + 1 + 1 + 1 क्या है, C6H6। क्या कर रहे हैं, हर हेलोजन के लिए, हर मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट मतलब ऐसी चीजें जो एक बॉन्ड बनाती है, जैसे हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाता है तो उसको एज इट इज रखा, और बाकी हेलोजन्स के लिए +1। ये क्या है, बेंजीन वाला ही आ गया, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है 4, हमें पता ही है। C6H6 क्या है, बेंजीन जैसा। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे C2H5। अब नाइट्रोजन क्या है, ट्राइवेलेंट, नाइट्रोजन इज ट्राइवेलेंट, 3 बॉन्ड्स बनाता है। तो ट्राइवेलेंट के लिए क्या करना है, -1। और यहाँ पे भी देखो बाइवेलेंट के लिए 0 है, पिछले फॉर्मूले में भी ऑक्सीजन का अप्लाई नहीं किया था, कुछ मतलब नहीं था, यहाँ पे भी नहीं है। तो 5 -1 ये क्या आ गया, C2H4। C2H4 का इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो। कैसे निकालोगे, वापस मेथड 1 लगा दो। C2H4 से क्या बन जाएगा, C2H6, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ से आ गया 1। क्या क्या करना है, जितने भी सिंगल बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए +1 करना है हाइड्रोजन में, जितने भी 3 बॉन्ड बनाने वाले हैं उनके लिए -1, 2 बॉन्ड बनाने वाले इग्नोर। तो बायोवेलेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑक्सीजन बायोवेलेंट है, सल्फर बायोवेलेंट है। ट्राइवेलेंट कौन से मिलेंगे तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ही मिलेगा ज़्यादा तो नहीं। फॉस्फोरस इनमें तो नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में जरूर आएगा। क्या करना है, C4H4, फिर नाइट्रोजन की वजह से कुछ +- होगा। क्या चेक करोगे, नाइट्रोजन क्या है, ट्राइवेलेंट, तो हर नाइट्रोजन के लिए एक -1। है ना। अब एग्जाम में ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछता, है ना। क्या, C4H6 लिख दिया। एग्जाम में तुमसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, है ना, क्योंकि मेंस के तो कोर्स में नहीं है। और एडवांस में ऐसा है कि डायरेक्ट नहीं पूछता, वो तुमको कोई रिएक्शन देगा बड़ी सी, और रिएक्शन के एंड में बोलेगा जो भी फाइनल प्रोडक्ट आए उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ, क्योंकि इंटीजर टाइप होता है क्वेश्चन, डायरेक्ट कंपाउंड तो पूछ नहीं सकता। हो गया सबका।
हाइड्रोजन निकाल के सैचुरेशन कैसे आ जाएगा? किस वाले में गलती हो रही है? 8 नेगेटिव कैसे आ जाएगा? 3 आ रहा है ना? LHS में RHS तो माइनस नहीं कर रहा। LHS का हाइड्रोजन माइनस RHS का हाइड्रोजन कर रहा हूँ अभी। अल्केन के कितने हैं हाइड्रोजन? करस्पॉन्डिंग अल्केन के हाइड्रोजन कितने हैं? 4 का है। 6 की कह रहा है ना? तो 6 में 12 कैसे है उसके? हाँ, तो तू इतनी देर से ढूंढ रहा था, अपनी गलती तो तेरे को मिली नहीं। खुद की गलतियां ढूंढना भी एक प्रोग्रेस का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। कई बार होता है तुम इग्नोर कर देते हो, कि सॉल्व करके निकल गए आगे और फिर गलती ढूंढ रहे हो और मिल नहीं रही, और तुमको लगता है मैंने हर स्टेप सही किया है। जब भी अपना क्रॉस चेक कर रहे होते हो आंसर, तो एकदम बिल्कुल ब्लैंक माइंड से वापस करना होता है। तो जो फॉर्मूला प्रेफर करता है वो लास्ट वाला मेथड प्रेफर कर सकता है, वो लास्ट वाला। गुड। सही है। यस। पहले बता, बात क्यों कर रहा था? सल्फर माइनस बायोवेलेंट है ना? इसका माइंड म्यूजियम में रखना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि बहुत एकदम यूनिक है, इसलिए कि अनयूज्ड है। क्या हो जाता है क्वेश्चन आते ही तरफ, क्या हो जाता है ना? जब हर
क्वेश्चन को करने का एक प्रोसेस होता है, ये भी तो प्रोसेस ही है कि हाइड्रोजन है उसमें मोनोवेलेंट के लिए +1, बाइवेलेंट के लिए कुछ नहीं, तो उस प्रोसेस को बार बार करते वक्त दोहराया कर मन में। जैसे ये 8 क्वेश्चंस किए हैं तो मन में वो 8 बार चलना चाहिए, यही काम है 8 क्वेश्चंस का, कि प्रोसेस वो मन में 8 बार हो जाए, ताकि जब 9th क्वेश्चन दिखे तो वो प्रोसेस अपना आप दिमाग में आए। तो मन में बोलते हुए करा कर, बोलते हुए करता है, मन में बोलता रहा कर कि 14 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के लिए 0, सल्फर के लिए 0, क्लोरीन के लिए, हाँ बस करा है ना हमने वैसा। जैसे फिर बायोवेलेंट कैसे देखते हो कि हमको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,6, 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होगा। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे पीरियोडिक टेबल में आता है सल्फर, है ना, या फिर पीरियोडिक टेबल नहीं याद है तो 2, 8, 6, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके होता है। ऐसे नाइट्रोजन, और ये क्या है, अगर ऐसे भी याद नहीं रखना है तो ये याद रखो कि ऑक्सीजन का कौन सा आयन है, ऑक्सीजन का कौन सा आयन है, ऑक्साइड, O2-, वैलेंसी क्या है 2। सल्फर का कौन सा आयन है, S2-, वैलेंसी क्या है 2। ऐसे सारे हैलोजेंस के आयन में ऊपर -1 लगता है। नाइट्राइड, नाइट्रोजन का जो आयन है नाइट्राइड, उसके अंदर N3- लगता है। ये सब, ये माइनस ये जितने भी आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स लेके ये स्टेबल होते हैं। सेम विथ फॉस्फोरस, फॉस्फाइड होता है P3-। तो वैलेंसी या तो ऐसे याद रख लो या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से याद रख लो। ये तो है ही कितने, 2 ही तो हैं। हेलोजेंस सारे मोनोवेलेंट, ऑक्सीजन सल्फर बाइवेलेंट, और नाइट्रोजन फॉस्फोरस ट्राइवेलेंट। ठीक है, डन। अब एक छोटा सा, ये हम क्या कर रहे हैं, सब ये टूल्स है, DOU पूरा टूल्स है ना। बाकी बाद में ऑर्गेनिक में काफ़ी काम आएगा। जैसे आइसोमर में मैंने तुम्हें इसका यूज़ बताया है ना, कि अगर तुमने जैसे स्कूल में एग्जाम वगैरह दोगे, कहीं पे भी आइसोमर्स पूछे किसी के, तो कैसे क्रॉस चेक करोगे सबसे पहली नज़र में कि क्या सबके DOU सेम है। सारे जितने भी आइसोमर बनाओ, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 40 हो, सबका DOU सेम आ रहा है ना। जैसे नॉर्मल मान लो कि हम तुमसे C4H8 के बनवाएं, C4H8 के आइसोमर्स, तो कुछ आइसोमर्स बनेंगे जिसमें डबल बॉन्ड होगा, एक में यहाँ पे, एक में यहाँ पे। कुछ आइसोमर्स होंगे जिसमें रिंग होगी, ये भी C4H8 है, ये भी C4H8 है, सब C4H8 है। इन सबका डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन पाई बॉन्ड दिखते ही 1, 1, 1, 1। हाँ, तो ऐसे क्रॉस चेक करना है। आइसोमर्स जब करेंगे तब तो डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन का काम कहाँ तक आएगा, आइसोमर तक। ऐसे ही टर्मिनोलॉजी जितनी भी है, उसके अंदर एक लास्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हमने हाइब्रिडाइजेशन वर्ड पढ़ा था प्री कोर्स में। हाइब्रिडाइजेशन क्या था, कितनी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही है बॉन्डिंग के अंदर, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। जैसे हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी थी कि ऑर्बिटल्स हमने लिखी थी कि 1s था, 2s था, है ना, फिर 2p, ये हमने ऑर्बिटल्स लिखी थी। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले क्या पढ़ी है, k,
शेल, एल शेल, एटॉमिक नंबर होता है 6, के शेल में 2, एल शेल में बाकी बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कार्बन की, तो इसकी और भी डेप्थ में जाओगे तो आती है 1s2। 1s2 का मतलब 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये लिखना कब सीखेंगे? बेसिकली ये बचपन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आती है, इसके बाद ये 11th क्लास में हम सीखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना। तो ये आती है 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी दिखती है कि ये p ऑर्बिटल मैंने बना दी, ये बना दी मैंने 1s, इसको 2s कर लेते हैं, तो ये 1s 2s एंड 2p। और अब इसकी एक वैलेंस शेल कौन सी है? ये वैलेंस शेल है, दिस इज वैलेंस शेल। ये पार्टिसिपेट करेगी बॉन्डिंग में, वैलेंस शेल ये हमेशा पार्टिसिपेट करती है बॉन्डिंग में। इलेक्ट्रॉन शो कर देता है, ये 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2p के 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब बॉन्डिंग के टाइम पे हमने क्या बोला था? एक्चुअली ऑर्बिटल्स की शेयरिंग होती है ना। ये भरना सिखाया था क्या मैंने? सिखाया था, ठीक है, मैं भूल गया करा के, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह, अब बॉन्डिंग करनी है तो हमने क्या बोला था कि ऑर्बिटल्स की शेयरिंग होती है। जैसे ये ऑर्बिटल है, इसकी शेयरिंग होगी, ये ऑर्बिटल है, इसकी शेयरिंग होगी, है ना। हमने कहा था कि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली है बॉन्डिंग के लिए, इसकी शेयरिंग होगी और इसकी शेयरिंग होगी, तो इसको हमने बोला था ग्राउंड स्टेट। फिर हमने बोला था एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के, जैसे ही इसको एक्साइटेड मतलब थोड़ी सी एनर्जी दोगे, क्या होगा? ये 1s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा, 1s का, उल्टा 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा 2p में। थोड़ी सी 2s और 2p के बीच में थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है ना, है तो सेकंड शैली, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस है। जैसे ही हल्की सी एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन्स 2s से 2p में। सिर्फ वैलेंस शेल ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अब ये चारों ऑर्बिटल्स मिलके हाइब्रिडाइजेशन करेंगी। अगर इनमें से ये चारों की चारों बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन करें तो इसको बोलेंगे sp3। अगर एक s और 2p करें तो इसको हमने बोला था sp2, और एक s और एक p मिलके करेगा तो इसको बोला था हमने sp। ये क्या है? ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, sp3 sp2 एंड sp। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बेसिक सा मेथड है, हम 2 चीजें देखते, ये हो गया, लिख लिया, इधर लिख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, है ना। जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने एटम से बॉन्डिंग कर रहा होगा। ये लॉजिकल है कि एक एटम से एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है कोई भी एटम। अगर मैं मान लो ये बोल दूं कि ये कोई स्ट्रक्चर है, 1s 2s 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 2s
तो कार्बन जिस भी एटम से अटैच्ड है सबसे सिग्मा बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि उसके बाद ही पाई का नंबर आता है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ हो, ये हो, तो भी जितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, उतने ही एटम से बॉन्डेड होगा, है ना। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर गिन लेते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर गिन लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। क्या याद रखना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी कार्बन दिया हो, कोई भी कार्बन दिया होगा कि मतलब कुछ कुछ भी बोल सकता है कि कोई भी एक चेन दे दी तुम्हें, कंपाउंड दे दिया कोई भी, उसमें एक कार्बन को मार्क कर दिया कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, है ना। तो निकालते कैसे हैं कि यही मेथड है हमारा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो अगर कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड से, तो हम क्या कह सकते हैं, 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर। कैसे चेक करते हो कि इसके कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गए क्या, कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गए क्या। जैसे यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, चारों इलेक्ट्रॉन्स एक एक से शेयरिंग में डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में शेयरिंग में डाला, एक इस बॉन्ड में शेयरिंग में डाला, एक इसमें और एक इसमें, तो 4 सिग्मा हो गए। लोन पेयर कुछ बचा नहीं, तो 0 लोन पेयर, है ना। अब ये मेथड ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। जैसे लोन पेयर नाइट्रोजन का देख सकते हो, जैसे हमने NH3 कंपाउंड लिया था, अब NH3 को देखोगे तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है 5, है ना। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, तीनों हाइड्रोजन से एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला, 3 चले गए, बचे कितने, 2, तो एक लोन पेयर होगा इसके पास, तो एक लोन पेयर होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो लोन पेयर और निकालना, जैसे मान लो H2O ले लिया हमने, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऑक्सीजन के सोचना पड़ता है क्या, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में डाला, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में डाला, कितने बच गए, 4, मतलब एक लोन पेयर इधर और मतलब 2 लोन पेयर होंगे ना। इसलिए तुमने कभी देखा होगा तो H2O हमेशा ऐसे बना हुआ रहता है, बेंट शेप या वी शेप में। वो इसलिए बना रहता है क्योंकि ये 2 लोन पेयर ऊपर रहता है, इनको दिखाते नहीं है जनरली डायग्राम में। तो क्या करना है, हमें सिग्मा बॉन्ड्स निकालना है और लोन पेयर निकालना है। क्या मतलब, ये कह सकते हो कि तुम ओवरऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो कामों के यूज आता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो बॉन्डिंग कर रहा होगा या खाली बैठा होगा लोन पेयर बनके। लोन पेयर का मतलब, लोन का मतलब क्या है, अकेला, है ना। तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो वो बॉन्डिंग कर रहे होंगे या फिर वो लोन पेयर बना रहे होंगे। तो जो बॉन्डिंग कर रहे हैं उनमें से सिग्मा बॉन्ड वाले बॉन्ड लिख लिए और लोन पेयर वाले अलग लिख लिए। नहीं, जरूरी नहीं है, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, डिपेंड करता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है। जैसे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है उसका स्ट्रक्चर हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब है कि 3 बॉन्ड्स नीचे इस तरह से, जैसे कार्बन का अगर CH4 का मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर बताऊं तो इस तरह से होता है। ये 3 पिरामिड के एजेस के शेप में 3 बॉन्ड्स और एक ऊपर। ये किसका आता है, sp3 का। ये केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। जैसे अभी हमने NH3 बनाया था, उसका भी क्या आया था, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर आया था। कितना हो गया टोटल, 4 ऑर्बिटल्स हो गई। 4 ऑर्बिटल्स का मतलब sp3 की बात कर रहा है। जैसे अब ये भी sp3 हो गया, तो नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नीचे 3 बॉन्ड पिरामिड के शेप में और ऊपर एक लोन पेयर, ये हो गया sp3। तो NH3 भी sp3 है।
तो वही कहाँ से निकाल रहे हैं, इस तरह से सिग्मा प्लस लोन पेयर से। SP होगा, SP2 होगा या SP3 होगा, कहाँ से निकाल रहे हैं, बस क्या याद रखना है। अब ये धीरे धीरे हाइब्रिडाइजेशन की चीज़ें केमिकल बॉन्डिंग में क्लियर होंगी, है ना। तब तक क्या करना है हमें, बस सीखना है निकलता कैसे है। जब 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, ये हो गया हमारा SP3। क्या आया, 4 + 0 4 आया। 4 का मतलब होता है SP3 की बात कर रहे हैं। तो क्या याद रखना है, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर होगा तो SP3। ऐसे ही कोई कार्बन हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड हो और 2 सिंगल बॉन्ड। यहां पे क्या था, चारों के चारों सिग्मा, यहां पे एक सिग्मा, एक पाई इधर, सिग्मा सिग्मा। इधर क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। 0 लोन पेयर क्यों है, क्योंकि वो लोन पेयर कहाँ यूज हुआ, पाई बॉन्ड वाली जगह पे। ये हो गया 3 + 0, टोटल 3। दिस इज SP2। 3 से SP2 कैसे लिख रहा हूं, ऑर्बिटल्स। ये 3 4 क्या आ रहा है, टोटल ऑर्बिटल्स कितनी है, 3 4 क्या आ रहा है, टोटल ऑर्बिटल्स कितनी है। ऐसे ही कोई कार्बन होगा जिसके पास 2 डबल बॉन्ड्स होंगे, या फिर कह सकता हूं कोई ऐसा भी कार्बन हो सकता है जिसके पास, ये तो हो गया कार्बन 2 डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन के एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड, दोनों में सेम ही आ रहा है, आएगा। एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, मतलब 2 सिग्मा 2 पाई है टोटल। इधर भी 2 सिग्मा 2 पाई। इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए देखोगे तो 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, टोटल आया हमारे पास 2 + 0 2। ये हो जाएगा हमारा SP, हो जाएगा हमारा SP। तो SP, SP2 और SP3 निकालना सीखना है। SP4 हो नहीं सकता ना, p ऑर्बिटल 3 ही होती है। है ना। अब ये SP3 का क्या मतलब है कि ये जो कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है उसके अंदर S जो ऑर्बिटल है उसका कैरेक्टर कितना है 1 और P का कैरेक्टर कितना है 3, 1:3 में। कि टोटल अगर 100% कैरेक्टर बोलूं किसी भी चीज के, है ना, तो इस हाइब्रिडाइजेशन के टोटल 100% कैरेक्टर्स में से S कितना है 1/4, तो 25% कैरेक्टर किसका बोल सकता हूं मैं, S का। P का कैरेक्टर कितना है 75%। ऐसे सिमिलरली जैसे SP है ना, SP में मैं क्या बोल सकता हूँ, एक S है और एक P है। 50% ऑर्बिटल्स कौन सी हैं, S। 50% ऑर्बिटल्स P। हाइब्रिडाइजेशन में हमने बोला क्या था, दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टीज मिलाएंगे और एवरेज करेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज मिला के एवरेज करने के कारण 50% कैरेक्टर किसका आएगा, S का, और P का बाकी 50%। ठीक है, डन। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो पहले। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ marked atoms।
हाइड्रोजन मत भूलना, हाइड्रोजन का भी सिग्मा बॉन्ड गिनना है, सिर्फ कार्बन कार्बन की मत गिन लेना।
हो गए? हाँ भाई, सत्यम शिवम सुंदरम, क्या हुआ? सत्यम शिवम सुंदरम, बताओ जल्दी बताओ, आंसर्स क्या है? इसका फर्स्ट का क्या है? कैसे निकालोगे कि इस कार्बन को देखा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से होंगे। मैंने भी 4 लिख दिया। कैसे? 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। यहाँ पे अब एक हाइड्रोजन भी होगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और यह है पाई, तो 3 सिग्मा प्लस 0, ये हो गया sp2। और वैसे देख के ही बता सकते हो, ये देखो कितने पाई बॉन्ड्स सिर्फ। और अब देखो, तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, लोन पेयर कितना आ रहा है हमेशा? 0। लोन पेयर तो हमेशा 0 है, तो जितने सिग्मा बॉन्ड है उतना ही टोटल है। सिग्मा बॉन्ड गिनो सीधे, कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 सिग्मा बॉन्ड, तो sp। 2 सिग्मा इधर दिख रहे हैं, 2 सिग्मा हाइड्रोजन के, sp3। इधर 2 सिग्मा दिख रहे हैं, 1 सिग्मा दिख नहीं रहा हाइड्रोजन वाला, 3 सिग्मा sp2। ये चारों के चारों सिग्मा, तो इधर sp3। 3 सिग्मा sp2, 3 सिग्मा sp2। इधर ए से चलेंगे, 4 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो सीधे सिग्मा बॉन्ड की ना उतना ही सम होगा। सिग्मा बॉन्ड्स क्या थे? वो बॉन्ड जो एक्सिस पे बन रहे हैं, और पाई जो एक्सिस के बाहर। ठीक है, डन। अब ये sp sp2 से फर्क क्या आता है वो देखेंगे, है ना। sp sp2 से फर्क क्या रहा है, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन बताए कितने तरीके हैं। एक है हमारे पास sp, एक है हमारे पास sp2, और एक है हमारे पास sp3, है ना। हमने क्या बोला कि जितना ऑर्बिटल है उतना ही उसके अंदर, जैसे s ऑर्बिटल 1 आउट ऑफ 2 है, तो इसके अंदर कैरेक्टर कितना होगा इसका? 50%। तो मैं यहां लिख रहा हूं परसेंटेज s कैरेक्टर, यहां मैं लिख रहा हूं परसेंटेज s कैरेक्टर, कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर s का कैरेक्टर कितना है, जो भी हाइब्रिडाइजेशन है उसमें s का कैरेक्टर कितना है वो दिख रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में कितना है? 1 आउट ऑफ 2, है ना। टोटल कितना है? 1 आउट ऑफ 2 लिख सकता हूं मैं परसेंटेज कैरेक्टर, तो कितना हो गया? 50%। सिमिलरली यहाँ पे 1 आउट ऑफ 3 है, तो यहाँ पे हो गया 33%, और यहाँ पे 1 आउट ऑफ 4 है तो 25%, है ना। ये हो गया कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन है उसमें 25% कैरेक्टर एस का है ना। इतना समझ में आया परसेंटेज कैरेक्टर का मतलब क्या है। अब परसेंटेज कैरेक्टर से फर्क क्या पड़ेगा? दोनों एस और पी में तुमने क्या क्या डिफरेंसेस नोटिस किए? एक तो हमने बोला था कि 2s और 2p में ज्यादा बाहर कौन होगा? एस और पी, है ना। जैसे शेल्स में देखा था कि फर्स्ट शेल होती है, उसके बाद में सेकंड शेल, उसके बाद में थर्ड शेल, उसके बाद में फोर्थ शेल। ऐसे एसपी में क्या देखा था कि 2s पहले होगा फिर 2p होगा, ऐसे ही 3s पहले होगा फिर 3p होगा, और उसके बाद 3d होगा। ये जो देखा था कि अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, अगर मैं बोलूं डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, इसमें बात कर रहा हूं इन ए शेल, किसी भी शेल में डिस्टेंस फ्रॉम
न्यूक्लियस, तो S से ज़्यादा P की होगी, P से ज़्यादा D की होगी, D से ज़्यादा F की होगी। ऐसे सिमिलरली अगर मैं बोलूँ इन ए शेल क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, तो सबसे पास में न्यूक्लियस के कौन होगी? S, फिर P, फिर D, फिर F। S सबसे पास होगी, ठीक है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा डिस्टेंस से? जैसे अब मान लो, अच्छा साइज ऑफ ऑर्बिटल का भी लिख लेते हैं इसी में। हमने ये देखा था साइज S की होगी स्फेरिकल, P की होगी डम्बल, है ना। तो साइज बड़ा किसका होता है S और P में? P का। P का साइज बड़ा होगा तभी तो दूर जाएगी, न्यूक्लियस से दूर कब जाएगी? जब साइज बड़ा होगा। तो साइज में S से बड़ा P, P से बड़ा D, D से बड़ा F। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम लिख रहे हैं परसेंटेज कैरेक्टर के बेसिस पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि कोई भी शेड इलेक्ट्रॉन है, शेड इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे ये कार्बन है ना, इसने शेयरिंग कर रखी है इलेक्ट्रॉन्स की किसी और कार्बन के साथ। इसी को हमने क्या बोला था? कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या बोला था? कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसे ये दो कार्बन्स हैं, तो इन दोनों के बीच में जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आप बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जरूरी तो नहीं है ये दो इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली सेंटर में हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो। किस चीज पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जो शेड पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो कहाँ होगा? सेंटर में होगा कि राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल दे दो कि दो सेम एटम्स हैं कि कार्बन और कार्बन, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेड हैं। तो इसकी जो दोनों एटम्स क्या है? एसेंशियली तो सेम ही होंगे, दो कार्बन के एटम्स कभी डिफर थोड़ी करेंगे। तो इसमें जितनी अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी होगी उतनी ही इसमें होगी। तो शेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होने चाहिए? एकदम बीच में, है ना। जैसे अब कार्बन से कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा दूं मैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, है ना। ये सब हम ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में। ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। जैसे अब कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा दिया मैंने ऑक्सीजन, तो अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे? थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होंगे, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा। बस एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। तो अब मैं इस बॉन्ड को जैसे अब ये बॉन्ड क्या हो गया? एक तरफ शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो एक तरफ शिफ्ट होने के कारण क्या होगा? एक एंड थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा और एक एंड थोड़ा सा पॉजिटिव। ये क्या है? डेल्टा। डेल्टा मतलब थोड़ा सा, है ना। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? अब ये कोवेलेंट बॉन्ड तो था, कोवेलेंट बॉन्ड तो था ये, लेकिन अब कोवेलेंट बॉन्ड में भी पोलैरिटी आ गई। पोलैरिटी मतलब दो अपोजिट एंड्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हो, है ना। नॉर्थ पोल अपोजिट एंड्स, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपोजिट एंड्स क्या होंगे? एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इसके अंदर भी दो पोल्स आ गए, तो पोलैरिटी बन गई अलग अलग, इसलिए इसको बोल दिया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ना। अगर दोनों कार्बन सेम होते
तो इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में होते तो हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाला पार्ट पढ़ेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग में। ये सब इसलिए बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि और केमिस्ट्री कनेक्टेड है, ये मत सोचना कि अलग अलग है ना। ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज आ रहे हैं थोड़े थोड़े, ये किसके हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, एक फिजिकल केमिस्ट्री का है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालोगे? अब एक चीज, एक टेंडेंसी देख सकते हो कि जो भी तुम्हारे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, मान लो ये हमारा कार्बन का न्यूक्लियस है, ये उसकी शेल्स हैं, है ना। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जितना इस न्यूक्लियस के पास होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जितना इस न्यूक्लियस के पास होगा उतना ये अट्रैक्ट करेगा कार्बन उस इलेक्ट्रॉन को, है ना। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अगर कार्बन के पास हुए, जितना पास होंगे उतना अट्रैक्शन मिलेगा न्यूक्लियस से। तो मैं कह सकता हूं कि जितना इलेक्ट्रॉन पास उतना शेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पास उतना शेड पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन पास उतनी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ज़्यादा, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। अब sp, sp2 और sp3 में सबसे पास में कौन सा होगा? sp, sp2 और sp3 में सब में पास में इलेक्ट्रॉन किसमें? sp में। क्यों? क्योंकि इसका परसेंटेज s कैरेक्टर ज़्यादा है, इसके अंदर s की प्रॉपर्टीज ज़्यादा हैं। s क्या होता है? पास होता है। s क्या होता है? पास होता है, और इसके अंदर s की प्रॉपर्टीज ज़्यादा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा पास इलेक्ट्रॉन्स किसके होंगे? sp वाले कार्बन के, है ना। जो sp वाला कार्बन हमने बनाया, जैसे ये एक कार्बन sp का है, इसके जो बॉन्ड्स होंगे वो सबसे पास में होंगे, है ना, या फिर कह सकता हूँ सबसे छोटे होंगे। तो लिख सकता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका होगा? sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। और यही जो ऑर्डर परसेंटेज एस कैरेक्टर का है, वही ऑर्डर किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, शेड इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे, पास में आएंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ये कनेक्टिविटी क्लियर है? ऐसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है दोनों न्यूक्लियस के बीच में कितनी दूरी है, इंटर न्यूक्लियाई डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है कि दो न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस है ना। अब दो एग्जांपल लेके देखते हैं। एक, दो s ऑर्बिटल जब कॉम्बाइन हो उसका डिस्टेंस ऑब्जर्व करके देखते हैं, और दो p का डिस्टेंस ऑब्जर्व करके देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये दो s ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही है ना। s का साइज छोटा होता है तो इनको ओवरलैप करने के लिए पास में आना पड़ेगा, ज़्यादा पास में आना पड़ेगा। p का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, तो इनको ओवरलैप करने के लिए इतना पास में नहीं आना पड़ेगा। और बॉन्ड लेंथ हमने क्या बोला कि दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वही है बॉन्ड की लेंथ। तो जब दो s ऑर्बिटल को आसपास बॉन्ड बनाने के लिए ज़्यादा पास में आना पड़ रहा है तो इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। s और p को बॉन्ड बनाने के लिए इतना पास में नहीं आना पड़ रहा,
है ना, दूर रह के भी थोड़ा काम हो जा रहा है, क्योंकि साइज बड़ी है तो साइज बड़ी है तो दूर से हाथ मिला सकते हो, जिसका हाथ लंबा होगा दूर से हाथ मिला पाओगे ना, जिसके हाथ छोटे होंगे पास से मिला पाओगे। तो एस का साइज क्या है, स्मॉल, तो इनको बॉन्ड बनाने के लिए ज़्यादा पास में आना पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। और बॉन्ड लेंथ छोटी होते ही मैं क्या कह सकता हूँ, बॉन्ड लेंथ छोटी होते ही परसेंटेज कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ इनवर्सली, जितना एस ज़्यादा उतना बॉन्ड छोटा, जितना एस ज़्यादा उतना साइज कम बॉन्ड छोटा। तो मैं कह सकता हूँ बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखूं इसी में, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर हमने क्या लिखा, एक है एसपी, एक है sp2 एंड थर्ड इज sp3। सबसे ज़्यादा परसेंटेज का एस कैरेक्टर इसका है तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ, और sp3 की सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, कैसे, किस लॉजिक से आए हम, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स से। साइज ऑफ ऑर्बिटल्स छोटी तो बॉन्ड बनाने के लिए पास में आना पड़ेगा, पास में आना पड़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो जितना एस ज़्यादा होगा उतना पास में आना पड़ेगा, उतना बॉन्ड लेंथ छोटी। तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर है sp में, तो सबसे छोटा बॉन्ड होगा sp का। ये ठीक क्लियर है। अब बॉन्ड लेंथ से एक और कैरेक्टर आता है बॉन्ड एनर्जी, कि बॉन्ड जितना छोटा होगा न्यूक्लियस उतने पास में, तोड़ना उतना मुश्किल होगा, है ना, बॉन्ड जितना छोटा उतना स्ट्रांग बॉन्ड होगा और उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। तो लास्ट कैरेक्टर इज बॉन्ड एनर्जी। लास्ट इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। यहाँ पे लिख सकते हैं बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज। इसलिए हम कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड एनर्जी। और यहीं से हम ये कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी परसेंटेज एस कैरेक्टर के, तो बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट भी देख सकते हो, जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा बॉन्ड उतना छोटा, उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। तो यहां से हम लिखेंगे sp sp2 एंड sp3। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एस परसेंटेज एस कैरेक्टर, सबसे छोटा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सबसे ज़्यादा सबसे कम परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे लंबा बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड। ठीक है, तो अगर हम समराइज करें इन सबको, कौन कौन सी चीज़ें देखी हमने, एक तो परसेंटेज एस कैरेक्टर देखा,
परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज़्यादा sp का होता है, देन sp2 का, देन sp3 का। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या था कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अट्रैक्ट करेगा। तो जितना पास में इलेक्ट्रॉन होगा बॉन्ड का उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। सबसे पास में किसका होगा? सबसे छोटी ऑर्बिटल्स का। सबसे छोटी ऑर्बिटल sp वाली, तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। फिर हमने देखा बॉन्ड लेंथ। पी की लेंथ ज़्यादा होती है तो पी वाले जितना पी का कैरेक्टर आएगा उतना बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाएगी, है ना। तो और जितना एस का कैरेक्टर, एस छोटे ऑर्बिटल्स हैं, जितना एस का कैरेक्टर आएगा बॉन्ड छोटा हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। एंड लास्ट एंड फाइनल इज बॉन्ड एनर्जी। ये हमने देखा था कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना बॉन्ड छोटा उतना एनर्जी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड sp2 sp3 bond among the following। फाइंड sp2 sp3 bond among the following। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा बॉन्ड बताना है जो एक sp2 कार्बन और एक sp3 कार्बन के बीच का हो। ऐसा बॉन्ड बताना है जो एक sp2 कार्बन और एक sp3 कार्बन के बीच का हो, है ना। फाइंड sp2 sp3 बॉन्ड ये बॉन्ड नंबर ए, ये बी, ये सी।
ठीक है, एक में तुम्हें फाइंड करना है कौन सा बॉन्ड sp2 sp3 है, कि एक तरफ वाला एटम sp2 होना चाहिए, दूसरा तरफ वाला sp3 है ना, abc में से abcd abc में से। उसमें क्या फाइंड करना है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ कैसे निकालोगे, जिस भी कार्बन का पे बॉन्ड है, जैसे इस कार्बन हाइड्रोजन पे ये बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा तो ए वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा, बी वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। उसके बाद दोनों का जो भी sp2 sp3 आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ देखोगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉलोइंग कार्बन्स। कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मार्क्ड कार्बन्स।